वो ही नहीं, उनके जो आका हैं जिसे वो हाई कमान कहते हैं, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और भाषा उनकी ऐसी है जैसे वो भारत के नहीं किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, किसी दूसरे मुल्क के वासी हैं। तो उस बात को रखने के लिए हम लोगों ने उनके दिमाग की खिड़कियों को खोलने के लिए, क्योंकि दिमाग की खिड़कियों को खोलने के लिए मीडिया ही सबसे अच्छा माध्यम है, मीडिया ही सबसे अच्छा साधन है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल जी, वर्तमान में हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के कैप्टन जयचंद कंवर जी हैं, आप इसके संयोजक के नाते काम देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी विनोद गुप्ता जी हैं और हमारे आभास जी हैं यहाँ, जो सहयोगी के नाते विनोद गुप्ता जी के साथ काम देख रहे हैं। राज मदान जी हैं जो सारी व्यवस्थाओं में और वीडियो काम देखते रहते हैं। उन्होंने आप लोगों को यहाँ बुलाया, आपका खैर मकदम स्वागत, अभिनंदन। और मीडिया भी जागरूक रहती है हमेशा समाज के उन मुद्दों को उठाने के लिए जो देश हित में, जो जवानों के साहस को प्रदर्शित करने के लिए रहता है। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा फरीदाबाद में जो लोगों ने बात रखी, उस बात को रखने के लिए हमारे साथ हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा उस बात को पूरे तरीके से रखें और आप लोगों को समझाएंगे भी सही, बताएंगे भी सही कि सच्चाई और हकीकत क्या है, क्योंकि जो है वही बता पाएगा उस बात की सच्चाई को। मैं कैप्टन जयचंद जी से आग्रह करूंगा, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा सतेंद्र दुग्गल जी से कि वो भी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कैप्टन जयचंद जी अपनी बात रखेंगे। सतेंद्र दुग्गल जी। सभी भाइयों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बड़ा साफ बता दिया आज का विषय क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कई बातें लोगों को मालूम नहीं है या कई लोगों को बात मालूम होते हुए भी किसी और भावना से उस चीज को अलग दिशा में ले जाया जाता है। लगभग 20 साल से भारत में OROP का इशू चल रहा है 2014 के, और कभी एक कमेटी के पास, कभी दूसरी कमेटी के पास, कभी तीसरी एक्सपर्ट कमेटी के पास। 2014 के आम चुनाव के पहले माननीय मोदी जी ने एक आम सभा में खुले रूप से कहा था कि एक साल के अंदर ये जो 20-22 साल से OROP का इशू चल रहा है, इसको मैं आपको आपका भुगतान करवा दूंगा। तो एक साल खत्म होते होते 2015 में OROP, जिसे हम OROP 1 कहते हैं, वो डिक्लेयर हो गई, उसका पेमेंट भी हो गया। डिक्लेयर हो गई, उसका पेमेंट भी हो गया। उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में लोगों का कुछ इशू उठा कि इसका अपग्रेडेशन होना चाहिए। अब देखिए सरकार की प्रतिबद्धता देखिए और मोदी जी की गारंटी देखिए। 2022 में सेकंड OROP आ गई, जिसे हम अपग्रेडेड OROP कहते हैं, 2022 में आ गई दूसरे कार्यकाल में। उसके कारण भी कुछ इश्यूज है। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, कोई पॉलिसी लेते हैं, तो कुछ लोग असंतुष्ट रह जाते हैं क्योंकि कुछ विसंगतियां होती हैं पॉलिसी मेकिंग। अब जब वो OROP 2 लागू हुई, कुछ विसंगतियां थी उसमें, सरकार ने उन्हें कबूला, ओपन प्लेटफॉर्म पे सरकार ने बोला कि हाँ कुछ ऐसे इश्यूज हैं। उसके लिए सरकार ने एक ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है। एक टेबल नंबर 6, 7 और 8 टेबल नंबर पर काफी डिस्कशन हो रहा है। 8 टेबल नंबर और उसके अलावा और भी जो विसंगतियां, जो पर्टिकुलरली ऐसे सैनिक हैं जो कि सूबेदार मेजर तक हैं, उनकी विसंगतियों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अलग अलग सैनिक संगठनों ने, चाहे वो सैनिक संगठन रजिस्टर्ड था या नहीं था, उन्होंने वहां से इकट्ठा कर ली। और तीसरे कार्यकाल में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसका भी निपटारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
कि जो काम 20-22 साल नहीं हुआ उसके 3 स्टेजेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए महिला सशक्तिकरण बिल तो आया पार्लियामेंट में अब, लेकिन देखिए एनडीए में गर्ल कैंडिडेट्स का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, उसमें पहला बैच जो है वो दूसरे कार्यकाल में शुरू हो गया और सबसे ज्यादा लड़कियां जो है वहां उस बैच में हरियाणा से। इसके अलावा आर्मी में लोग कहते थे सैनिक कैसे जाएंगे, महिला सैनिक कैसे बनेंगे, लेकिन वो भी जो ग्लास सीलिंग हम कहते हैं, शीशे की दीवार जो है वो तोड़ दी और आगे बढ़ गए और आर्मी में महिला सैनिकों की भर्ती 2021 में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में शुरू भी होगी। इसके अलावा आर्मी में पहली सूबेदार महिला सूबेदार प्रीति रजक इसी कार्यकाल में। मैं 2 मिनट लूंगा उसी कार्यकाल। उसके अलावा पहली महिला कमांडिंग अफसर भी कर्नल प्रियंका सिंह इसी कार्यकाल में। उसके अलावा इन्होंने फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए क्वार्टर्स, राशन में मिलेट्स, पौष्टिक आहार और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की 2 बेंचेस बना। हरियाणा पहला ऐसा राज्य जहां पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों के लिए बोर्ड बन गया। अब अगर ये परिप्रेक्ष्य है, ये बैकग्राउंड है, तो क्या कोई सरकार अपने सैनिकों, अर्ध सैनिकों के साथ कोई छल कपट कर सकती है जैसा कि बताया जा रहा है? मैं अभी माइक दूंगा हमारे कैप्टन जयचंद जी को और मैं आपको एक वीडियो की आवाज सुनाऊंगा। मैं स्पीकर लेके आया हूं जिसमें पाकिस्तान का जो मंत्री है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों की टेबल की थपथपाहट के बीच कह रहा है कि पुलवामा अटैक हमने करवाया। ये एक ऐसा वीडियो है जो हमने काफी रिसर्च के बाद लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये जनता के बीच में जाएगा, गांव तक जाएगा और जो एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है या सेट किया जा रहा था 2019 के बाद, फरवरी 2019 में जो अटैक हुआ था, उसको निजात मिलेगा और आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। गलत नैरेटिव हमने और मीडिया ने और क्या नाम है कांग्रेस ने नहीं सेट किया, आपके राज्यपाल ने किया। कौन राज्यपाल? मैं उसमें भी बताऊंगा। तो मैं आपको एक भारतीय सैन्य होने के नाते जय हिंद बोलता हूँ पूरे समस्त देशवासियों को। मैं लगभग 32 वर्ष जो एक सैनिक जो ग्राउंड पर लड़ता है 32 साल से, जो कि इन्फेंट्री होती है, पैदल सेना होती है, मैं उसका सिपाही हूँ जो देश की पूरी संख्या में से 97% का सिपाही हूँ जो बैठा आपके साथ। मैंने ग्राउंड पर 1987 से लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपका समय और इसका पूरी कॉन्फ्रेंस का समय को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो तिरंगा आज लहरा रहा है, ये आज उन शहीदों की सांसों से लहरा रहा है जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी वजह से ये देश और ये लोकतंत्र आज चुनाव हो रही है उस तिरंगे की वजह से। तो मैं आप सभी से के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ना हरियाणा वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को, कि जिन सैनिकों ने देश के लिए शहीद हुए हैं, शहादत दी है, उनके नाम पर कोई भी राजनीति ना करे। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज यदि लोकतंत्र यहाँ पर देश में होगा, चुनाव होंगे, तो आज जो बॉर्डर पे सैनिक खड़े हैं वो भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिनका माइनस टेम्परेचर चाहे प्लस टेम्परेचर 50 और -50 जिनको आप सोच भी नहीं सकते, उनके लिए खड़े। आज मैं इस हालत में आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि शहीदों के लिए प्लीज किसी को भी हक नहीं है जो कि इस प्रकार की बात बोलेगा अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी पार्टी के लिए, निजी कुर्सी के लिए और निजी सेल्फिश के लिए। अभी आपके सामने जो हमारे विंग कमांडर सिकंदर तुगल जी हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में आपको बताया है वो रियली सच है और आपके सामने वीडियो कुछ दिन बाद दिखाएंगे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो इस प्रकार है। 14 फरवरी 2019 में जब जम्मू से श्रीनगर के लिए एक सीआरपीएफ की कानवाई एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि हमारी इकट्ठी गाड़ी चलती है, उनको ले जा करके सीआरपीएफ जब श्रीनगर में जा रही थी तो उन जवानों को ले जा रहे काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकवादी मोहम्मद आदरदार ने आत्मघाती हमला किया था।
जिसमें हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे। और इसकी भर्त्सना यूनाइटेड नेशन व अन्य देशों के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, श्रीलंका व बांग्लादेश से ने भी की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में शासकों के टेबल को थपथपाने की आवाज के बीच पुलवामा हमले को पाकिस्तानी कामयाबी के रूप में कबूल किया था। और हमारे विंग कमांडर स्वतंत्र दुग्गल एडवोकेट जी आपको उसकी वीडियो सुनाएंगे। प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, ये देखिए, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। देखिए, उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें बस ये वो फख्र है के बाद आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने देश की काबिलियत, उनके विदेशी मामलों के जानकारी में इंटेलिजेंस पर भरोसा शायद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड बोला था, मैंने सुना था, मेरे दिल को बहुत आघात हुआ। मुझे पता नहीं है किसी को हुआ है ना हुआ, लेकिन मुझे हुआ कि शहीदों के लिए इस प्रकार की बात बोलना ठीक नहीं है। चुनाव है, राजनीति हर साल 4 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन ये शहीद देश के होते हैं, देश की मिट्टी के होते हैं, मिट्टी में पैदा हुए माँ के होते हैं। इनके लिए किसी को भी बोलने का हक नहीं है। मैं आज रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मरते दम तक मेरी नसों में एक देशभक्ति का खून दौड़ता है, मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तो मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा कि इसी हफ्ते एक चुनाव सभा में फरीदाबाद से इस प्रकार की कार्रवाई दोबारा ना हो। हम फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी ईडी गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इस प्रकार की चुनावी आप सभा में पुलवामा हमले के ऊपर जो कार्रवाई बोली, कृपया करके ना बोले। और हम उसकी पूर्व सैनिक जिला फरीदाबाद के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वो हमको मंजूर नहीं है और नहीं होगा। महेंद्र प्रताप ने क्या बोला है? उन्होंने, आप सभी ने, यदि मीडिया के नाम पर आप थोड़ा नमक खाते हो तो आपने सभी सुन लिया होगा, मेरे मुंह से मत सुनिए। मैं एक सैनिक हूँ कि शहीदों के लिए, पुलवामा के लिए उन्होंने कुछ हट बोले थे कि ये गलत है। आपने जो ऑडियो सुनाई है, वीडियो सुनाई है, हमें नहीं पता उसमें वो पुलवामा अटैक के बारे में बोल रहे हैं या 300 किलो आईडीएस वो सुनिए, उन्होंने केवल पुलवामा हमला बोला है, ये नहीं बोला आरडीएस। दूसरी बात ये कि उन्होंने मान लिया कि स्वीकार कर लिया, हमने हमला करा दिया है, 300 किलो आईडीएस भिजवा दिया। लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही थी? 300 किलो आईडीएस 15 दिन 20 दिन लेकर इस तरह घूमता रहा जम्मू कश्मीर में। क्या आपका खुफिया एजेंसी फेलियर नहीं है? ये तो भारत सरकार का फेलियर था जी। आप जिसको गृह मंत्रालय का फेलियर बता रहे हो, सीआरपीएफ का जब फेलियर है। एयरलिफ्ट की बात हुई थी, एयरलिफ्ट नहीं कराया, क्यों नहीं दिए गए? जो हमारे जवान मारे गए, उसको सुविधा देनी चाहिए ना। कॉन्वे का तो आप एयरलिफ्ट करा सकते आप थे। ऐसे बता रहे हो कि ये जैसे घटना बहुत होगी। बड़ी कोई उपलब्धि हो आपकी। अभी मुझे बोलने का समय दीजिए। बोलिए। देखिए, बॉर्डर पर क्या मैं आप सबसे पूछता हूँ, कोई माइनस टेम्परेचर श्रीनगर से लेकर के चिकन नेक जम्मू कश्मीर का इलाका जहाँ से शुरू होती है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से शुरू होती है? क्या कोई हाथ खड़ा कर सकता है? किसी देखिए तो मुझे बताइए। मुद्दे नहीं बताइए, मैं वही आता हूँ, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। आप सभी मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है